ओके, तो इससे पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि देयर इज़ अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट लूप। वो जो ए बी सी डी ये जो लूप है इसमें एक तरह से टॉर्क एक्ट होता है, और अब हमें ये टॉर्क डिराइव करना है कि ये टॉर्क होगा कितना। सबसे पहले कुछ डायमेंशंस हम फिक्स कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ फिगर 12.12 बी की। फिगर 10.12 बी, 10.12 बी, पेज नंबर है आपका 237। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है L2, और ये जो डिस्टेंस है ये है L1। BC जो है BC, ये डिस्टेंस है BC इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ AD। ये जो डिस्टेंस है वो है L2, और AB इक्वल टू CD इज इक्वल टू L1। ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो कुछ इस प्रकार से। अब मैं यही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा। ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, एंड दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर मुझे कॉइल दिखानी है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू लिया है। यहाँ पे 3 डायमेंशनल व्यू नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा 2 डायमेंशनल ही लेना पड़ेगा। सो लेट अस अज्यूम कि ये आपकी कॉइल है, यानी ये जो एजेस है दिस इज़ योर कॉइल। तो ये कॉइल जो है वो ऐसी रखी है, ठीक है, ये कॉइल जो है ये ऐसी रखी, यानी सिर्फ ये वाली साइड आपको दिख रही है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ द टॉर्क द कॉइल विल टेंड टू रोटेट। तो कॉइल जो है वो इस तरह से रोटेट होगी। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है कि मैं एग्जैक्टली क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। देयर इज़ अ सम एंगल। तो लेट अस एज्यूम कि ये आपकी कॉइल है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि बस आपको ये वाली साइड दिखाई दे रही है, ये वाली साइड, ठीक है। बाकी ये पूरा पोर्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और देयर इज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ये जो है ये पेन जो है दैट इज़ नथिंग बट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो जब आप कॉइल को ऐसे रोटेट करते हो तो ये नॉर्मल भी रोटेट होती है इस तरह से, ठीक है। सो ये जो नॉर्मल है ये यहाँ पे आपको दिखाई गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर 10.12 बी में देयर इज़ वेक्टर शोन एज n कैप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उन्होंने एक एंगल लिया है वहाँ पे, एंड दैट एंगल is between normal to the plane of coil and magnetic field। ये थीटा जो एंगल है ये एंगल कौन सा है? दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है एंगल थीटा। दूसरी चीज़, तो अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल है आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उन्होंने, यस, ये जो एंगल है ये एंगल बनता है आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर ये पार्ट समझ में आ गया है, और यहाँ से हमने ये भी देख लिया था कि देयर आर 2 फोर्सेज, वन इज अपवर्ड वन इज डाउनवर्ड। सो दिस इज द अपवर्ड फोर्स, लेट इट बी F1, एंड दिस वन उसको उन्होंने शायद F4 या F3 ऐसा नाम दिया है। सो F3 है ये, दिस इज फोर्स F3। अब क्या हम ये फोर्सेस निकाल सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन डिराइव दिस फोर्सेस। फोर्स हमें पता है ILB साइन थीटा। सो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे थीटा कौन सा लेना है? देखो जो ILB साइन थीटा है, फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो ये थीटा यानी ये थीटा नहीं है, इसको ज़रा अच्छे से ध्यान में रखें। ये थीटा क्या है? इट इज़ द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो थीटा है इट इज़ एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं F1 की बात कर रहा हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन साइड AB। मैं जब F1 की बात कर रहा हूँ तो दिस इज F1, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन साइड AB।
सो फोर्स ऑन साइड ए बी की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है तो ए बी ऐसा है स्ट्रेट, ये इस तरह से ए बी है और मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है, यानी ए बी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करूँ सो F1 इज इक्वल टू, नाउ अब ये लेंथ कितनी है, पहले तो लेट अस सी कि लेट अस टेक करंट एज I, लेंथ L, तो ये L1 लेंथ है, क्योंकि आप देख सकते हो AB इज इक्वल टू सी डी, ए बी एंड सी डी दोनों की लेंथ है L1 इंटू बी एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे आपका 90 है, तो साइन 90 इज 1, सो F1 इज ILB। F3, so this is your F3, तो ये डाउनवर्ड फोर्स है। सो देयर आर बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्यों है, क्योंकि जब मैं F3 के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ सो अगेन करंट इज सेम एंड CD की जो लेंथ है वो भी L1 है, सो इट इज L1 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम B, और दोनों AB एज वेल एज CD ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, AB एज वेल एज CD ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। सो दैट्स वाई साइन थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो वो थीटा अलग है, ये थीटा अलग है। सो यहाँ पे मुझे F1 एंड F3 मिल गए। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट टॉर्क, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चला कि देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एंड दे आर acting at two different points. That means two forces are not acting along the same line, they are acting along two different points. So there is a couple formed, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रहा है। सो F1 की वजह से कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है और F2 की वजह से कितना टॉर्क जनरेट, सॉरी F3 की वजह से कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो हमें देखना है। व्हाट अबाउट F2 एंड F4, तो F2 एंड F4 के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया था पहले वाले वीडियो लेक्चर में। वो ये था कि ये है आपका F2 और ये है आपका F4, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और उन दोनों की वजह से कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए F2 और F4 यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ जी, सो ये दो फोर्सेस हमें मिल गए। अभी हमें चाहिए टॉर्क, तो टॉर्क के लिए क्या कंसिडर करना पड़ेगा, देखो सो टॉर्क के लिए हमें पता होना चाहिए ये डिस्टेंस कितना है। कौन सा डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD है आपका L2। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है L2/2 और ये भी है L2/2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये है L2, और अभी मुझे चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट विल बी हाफ ऑफ L2। तो यहाँ पर मैंने लिखा है L2/2 और यहाँ पर भी मैंने लिखा है L2/2, ये दोनों हाफ हो जाएंगे। मुझे चाहिए टॉर्क, टॉर्क के लिए मुझे पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मुझे पता होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए मुझे। सो अगर अब ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ज्योमेट्री से आप ये कंफर्म कर लो, आपको ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम 10.12b। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो अब क्यों कैसे शॉर्ट में बता देता हूँ। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये भी हो जाएगा आपका 90। आई होप ये समझ में आ गया है, नहीं समझा तो फिर से एक बार देख लेना। ओके, तो ये थीटा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस। अब मैं इसको लेटेस्ट टेक इट एज PQ। सो डिस्टेंस PQ कितना रहेगा, सो PQ इज बेसिकली, या फिर देखो साइन थीटा ये वाला थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट है PQ अपॉन L2/2। सो PQ इज L2/2 साइन थीटा। हाँ जी, ये हो गया। तो व्हाट इज टॉर्क बिकॉज ऑफ F1। सो टॉर्क बिकॉज ऑफ F1 is क्या रहता है वो,
F1 into PQ, force into perpendicular distance from the axis of rotation. Torque because of F1 is force into perpendicular distance from the axis of rotation. Perpendicular distance from the axis of rotation PQ आता है. So F1 into PQ. So F1 है आपका I L1 B और PQ आता है आपका L2/2 sin theta. Similarly, this is torque because of F1. What about torque because of F3? So torque because of F3 भी आप करके देख लो, सेम ही आएगा क्योंकि F3 की वैल्यू यही आ रही है और ये जो डिस्टेंस है कौन सा, PQR. अब QR डिस्टेंस जो है, ये QR डिस्टेंस भी PQ के बराबर ही रहेगा. तो I L1 B L2/2 sin थीटा. सो टोटल टॉर्क कितना रहेगा? सो टोटल टॉर्क जो रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू TF1 प्लस टॉर्क बिकॉज ऑफ F3. अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? इन दोनों में कॉमन निकलेगा I L1B L2/2, यानी सीधा सीधा क्या है, देखो I L1B sin थीटा L2/2 प्लस L2/2, ये आ जाएगा आपका आंसर. अब ये देखो L2/2 प्लस L2/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L2. तो आपका जो टोटल टॉर्क आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है शायद से, ठीक है. मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, 1 मिनट. हाँ तो देख लो, तो ये यहाँ पे I L1B sin थीटा, I L1B sin थीटा कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में मैंने L2/2 को लिया क्योंकि एडिशन हो रही है यहाँ पे. तो टोटल टॉर्क जो मिलेगा दैट इज I L1B sin थीटा L2. सो I L1 L2B sin थीटा. अब ध्यान से देखो, ये जो L1 L2 है, L1 into L2, so length into breadth, that is nothing but area of this coil, ये वाला एरिया. सो आपको दिखाई दे रहा होगा टॉर्क इज इक्वल टू I A B sin थीटा. क्यों? क्योंकि L1 into L2 दैट इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, यानी ये रेक्टेंगुलर शेप ऑफ कॉइल जो है, एंड उसकी जगह पे मैंने एरिया लिख दे दिया. दिस इज टॉर्क. तो अब ये थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये टॉर्क कैसे निकालते हैं. हम टॉर्क निकालते हैं बाय यूजिंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये जो है ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है PQ. सिमिलरली यहाँ से इस फोर्स F3 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका ये QR. तो PQ एंड QR ये दोनों की वैल्यूज़ सेम रहेगी, दैट इज़ L2/2 sin थीटा. कन्फर्म करके देख लो एक बार. सो इसलिए टॉर्क बिकॉज ऑफ F1, टॉर्क बिकॉज ऑफ F3, और दोनों टॉर्क हमें ऐड करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे एडिशन के बाद हमें L2/2 प्लस L2/2 करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट L2. सो ये यहाँ पे L2 आ गया. नाउ ये अच्छा, ये बराबर कर लिया था मैंने. सो यहाँ पे I इंटू L1 L2 B sin थीटा. नाउ L1 L2 इज एरिया ऑफ दैट कॉइल. तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो उसकी जगह मैंने A यूज़ किया. दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट कॉइल, दैट इज सिंगल टर्न कॉइल. लेकिन वहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया कि एक ही वायर ऐसे गोल घूम रही है रेक्टेंगुलर. वहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, सो इफ़ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो टॉर्क आपका चेंज हो जाएगा और वो टॉर्क हो जाएगा NIAB sin थीटा. या फिर आपके बुक में जो एक्सप्रेशन लिखा है वो कैसे लिखा है, NIA बराबर लिखा है, कोई बात नहीं. सो NIAB sin थीटा. n कहाँ से आया? क्योंकि अगर मेरा जो लूप मैंने यहाँ पे रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, इफ़ इट इज़ हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, सो बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स टॉर्क विल बी NIAB sin थीटा. तो ये था ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल
केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी टॉर्क की वजह से आपकी जो डीसी मोटर है वो रोटेट होती रहती है। अब यहाँ पे कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। हाँ, इसमें बस एक ही बात है कि मैंने फिगर 10.12a को कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज इट इज़ क्लोज लूप, और क्लोज लूप पे नेट फोर्स ज़ीरो रहेगा। इवन इन दिस केस आल्सो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो रहेगा, बट नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं रहेगा, टॉर्क वहाँ पे रहेगा। हाँ, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड BC एंड फोर्स एक्टिंग ऑन साइड AD, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए उन दोनों फोर्सेस की वजह से भी कोई भी टॉर्क नहीं रहेगा। परंतु टॉर्क एक्टिंग ऑन AB एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन CD, अब ये जो फोर्सेस है F1 एंड F3, ये दोनों एक ही लाइन पे नहीं है। एक ही लाइन पे रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बट एक लाइन पे नहीं है, एक ऐसा है एक ऐसा है। So there is a torque generated and because of that torque the coil rotates, और यही वर्किंग प्रिंसिपल है आपका गैल्वेनोमीटर का। आई होप आपको गैल्वेनोमीटर याद होगा। अपने गैल्वेनोमीटर शायद से इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो गैल्वेनोमीटर में क्या रहता है, बेसिकली उसका कंस्ट्रक्शन अभी हम देखने वाले हैं, और उसमें भी दो मैग्नेट्स रहते हैं नॉर्थ साउथ, और उसके अंदर एक कॉइल हम रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉइल ऐसी हॉरिजॉन्टल रखी है, वहाँ पे हम कॉइल को वर्टिकल रखेंगे, और बिकॉज करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल, देखो यहाँ पर भी टॉर्क और फोर्स क्यों आ गए, बिकॉज देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यहाँ पे अगर करंट ज़ीरो कर दिया तो आपका जो फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, हेंस देयर इज नो टॉर्क। तो द टॉर्क इज देयर बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। गैल्वेनोमीटर में देयर इज अ डिफ्लेक्शन व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्यों? बिकॉज इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल देयर इज अ टॉर्क जनरेटेड, and because of that torque the pointer of the galvanometer deflects, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल अभी हमें देखना है। सो आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ डिटेल्स मैंने ज़्यादा ही बताई हैं, बट अगर कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। जो भी कमिंग डाउट सेशन है उसमें आप मुझे इसके बारे में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट रहा तो, क्योंकि डायग्राम्स निकालना और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एनीवे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैल्वेनोमीटर। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो नॉर्मल आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैंने पहले ही बताया कॉइल ऐसी है, ठीक है। तो ये कॉइल है इस तरह से, और इस कॉइल के प्लेन को ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल ये मैग्नेटिक फील्ड को जो एंगल बना रहा है वो है ये एंगल थीटा, ठीक है। ये वाला थीटा कब आता है, जब हम एक इंडिविजुअल कंडक्टर कंसिडर करते हैं तब वो थीटा लेते हैं। दैट इज द एंगल मेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ का थीटा अलग है। ओके, तो बाकी डिस्कशन मैंने यहाँ का कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ठीक है, तो नेक्स्ट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि दिस इज द कॉइल विच इज सस्पेंडेड यूजिंग दिस वायर। बेसिकली इट इज़ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। टेक्स्ट बुक में एक बार देख लो दिया है कि नहीं। दिस इज फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर एंड दिस इज अ मिरर विच इज अटैच्ड टू दैट वायर। This is your coil and the lower end of the coil is connected to the spring and the spring is connected to the rigid support. ये है साइड व्यू, यानी साइड यानी फ्रंट व्यू बोल सकते हैं आप। ये फ्रंट में जब आप कंस्ट्रक्शन देखोगे गैल्वेनोमीटर खोल के तो आपको दिखाई देगा कि देयर आर टू मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ। उनके बीच में एक कॉइल फ्रीली रोटेट हो सकती है, बट फ्रीली यानी देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। क्यों रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे? स्प्रिंग की वजह से रिस्ट्रिक्शन से वो पूरी रोटेट नहीं, ऐसे गोल गोल नहीं घूम सकती, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग अटैच की है। देयर इज़ अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। बेसिकली ये जो वायर वाला कंसेप्ट है ना, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत पहले वाले गैल्वेनोमीटर थे तब का ये कंस्ट्रक्शन है। अभी ऐसा है कि ये कॉइल जो है ये दो सपोर्ट्स के बीच में हिंज की जाती है, फिक्स की जाती है
जिसे पाइवोट या पीवोट कहते हैं, और देयर इज़ एंड उसके बाद एक स्प्रिंग भी रहती है। स्प्रिंग तो हर एक गैल्वेनोमीटर में रहेगी, बट ये सस्पेंडेड कॉइल टाइप कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। बट ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में ऐसा कुछ तो दिया है। तो ये सस्पेंडेड कॉइल टाइप कंस्ट्रक्शन है। अभी के जो गैल्वेनोमीटर्स अगर आप देखते हो तो उसमें पिवोटेड कॉइल टाइप कंस्ट्रक्शन है। कॉइल को ऐसे पिवोट किया जाता है 2 फिक्स सपोर्ट्स के बीच में, और उसके अंदर इट कैन रोटेट बाय सम एंगल। बाय सम एंगल वो फ्रीली रोटेशंस नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है। और करंट की जो एंट्री होगी वो यहाँ से होगी। करंट विल फ्लो फ्रॉम लाइक दिस। तो यहाँ से ये करंट आएगा, इस कॉइल में से फ्लो होगा, और करंट इस स्प्रिंग के थ्रू बाहर जाएगा। तो देर इज़ अ प्लस एंड माइनस। तो प्लस ऊपर का पॉइंट ले लो, माइनस नीचे का पॉइंट ले लो आप ये। तो ये क्या है? सो दिस इज़ द टॉप व्यू। अगर आप इसी कंस्ट्रक्शन को ऊपर से अगर देखते हो तो ऊपर से देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये जो नॉर्थ है इसका जो सेक्शन है ये ऐसे कट कर दिया गया है। साउथ का भी ये सेक्शन इस तरह से कट कर दिया है, और ये है आपकी कॉइल। अब कॉइल ऐसी नहीं दिखेगी, सिर्फ ये ऊपर की एज आपको दिखाई देगी। तो ये ऊपर की एज है। तो ये गोल क्या है? तो ये जो गोल है दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है? इट मेक्स रादर इट कीप्स द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड रेडियल। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है? देखो, ये नॉर्थ का, ये नॉर्थ यहाँ से निकलेगा, ये नॉर्थ यहाँ से निकलेगा। सो फॉर दिस कॉइल, बेसिकली डायग्राम थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बट इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियल। तो रेडियल क्यों चाहिए? रेडियल इसलिए चाहिए क्योंकि जो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने ढूंढ लिया था, सो टॉर्क इज NIAB साइन थीटा। तो ये सर्कुलर मैग्नेट्स क्यों लिए हैं हमने? तो सर्कुलर मैग्नेट्स रखने का काम ये है, रदर उसका पर्पज़ ये है कि ये थीटा जो है ना ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। यानी एंगल मेड बाय द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल मेड बाय नॉर्मल ऑफ द कॉइल। सो एंगल मेड बाय द नॉर्मल ऑफ द कॉइल विथ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। तो उसके कारण ये साइन थीटा वाली टर्म हमेशा 1 रहेगी, और वो वैसा होना चाहिए। इसलिए ये जो सेक्शंस है मैग्नेट के ऊपर से जब आप देखते हो तो मैग्नेट आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये ऐसे क्रॉस इस तरह से। उससे वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। यानी मैं कह सकता हूँ कि द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मेरी डायग्राम में वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो फॉर दिस पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है। तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसा है नॉर्मल टू द कॉइल। तो नॉर्मल टू द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके कारण आपका जो थीटा है, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और टॉर्क के लिए जो इक्वेशन बनेगा दैट इज NIAB। यही टॉर्क हमेशा उसमें रहेगा। सो फॉर दिस सिंप्लिसिटी, वो जो मैग्नेट है उसके जो फेसेस है वो ऐसे सर्कुलर होते हैं। ये कब दिखेंगे आपको? जब आप ये ऊपर से देखोगे तब आपको इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टॉर्क हो गया, ये NIAB हो गया। नेक्स्ट है अब क्या होगा? ठीक है, करंट पास कर दिया हमने। जैसे ही आप करंट पास करोगे देयर इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट कॉइल, तो कॉइल रोटेट होगी, बट देयर इज अपोजिशन एंड दैट अपोजिशन इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग। क्योंकि स्प्रिंग वहाँ पे ट्विस्ट होगी। जैसे ही कॉइल रोटेट होगी तो स्प्रिंग भी वहाँ पे ट्विस्ट हो जाएगी। तो स्प्रिंग विल अपोज दैट रोटेशन एंड द पॉइंट विल कम वेयर दिस टॉर्क, इसको हम कहेंगे डिफ्लेक्शन टॉर्क। सो दिस टॉर्क इज इक्वल एंड अपोजिट टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का जो टॉर्क है उसे हम कहेंगे कंट्रोल टॉर्क। सो व्हेन डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोल टॉर्क, कंट्रोल टॉर्क कौन देगा? स्प्रिंग देगी। सो व्हेन डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोल टॉर्क, सो डिफ्लेक्शन टॉर्क इज NIAB इज इक्वल टू K थीटा।
तो जितने एंगल से वो रोटेट होगी, जितने एंगल से, थीटा यूज़ किया, कुछ और यूज़ किया, फाई यूज़ किया, ठीक है। सो फाई इज द एंगल थ्रू विच द कॉइल रोटेट्स। तो जितने एंगल से वो कॉइल रोटेट होगी उतना ज़्यादा टॉर्क वो स्प्रिंग आपको प्रोवाइड करेगी। सो यहाँ पे ये जो K है इसको हम कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, बट स्प्रिंग कांस्टेंट कब रहता है? व्हेनेवर देयर इज अ लीनियर एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बट जब स्प्रिंग को आप ऐसे ट्विस्ट करोगे तो वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे टॉर्शनल कांस्टेंट K हम यूज़ करेंगे। सो दिस K स्टैंड्स फॉर टॉर्शनल कांस्टेंट। जितना ज़्यादा स्प्रिंग को ट्विस्ट करोगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग आपको अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगी। सो NIAB, दिस इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो उसकी वजह से कॉइल जो है वो रोटेट होगी, कॉइल रोटेट होगी तो वो स्प्रिंग को भी ट्विस्ट करेगी, तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगी। दैट कैन बी गिवन K इंटू 5। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं पता नहीं, बट आपने देखा होगा कि पॉइंटर एक जगह पे आके ऐसे स्टेबल हो जाता है। जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर दिखने में ऐसा दिखता है, ये डिविजन्स है उसकी, और ये पॉइंटर रहता है 0 पे। जब आप करंट पास करते हो तो पॉइंटर विल शो सम रीडिंग, सो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट होकर वो एक जगह पे स्टेशनरी हो जाता है। ये स्टेशनरी हुआ, इसका मतलब क्या है कि द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द करंट इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड बाय स्प्रिंग, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। सो ये स्प्रिंग यहाँ पे स्टेशनरी हुई, इसका मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोल टॉर्क, एंड हेंस नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट फाई is equal to NAB divided by K into I. This phi is equal to NAB divided by K into I, and that means phi is proportional to current I. Phi is proportional to current I. सो ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल है आपके गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन रहेगा आपके गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन रहेगा गैल्वेनोमीटर में उतना ज़्यादा करंट, यानी बेसिकली जितना करंट रहेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उस गैल्वेनोमीटर में रहेगा। एक पॉइंटर रहता है यहाँ पे जो ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, नॉर्मली इट इज़ एट 0। तो अलग अलग तरीके के गैल्वेनोमीटर हैं होते हैं। आपने शायद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया है, फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो उसमें भी बेसिकली यही चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसका डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल में रहे। अगर वो करंट के प्रोपोर्शनल में नहीं है तो हम वो डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सॉफ्ट आयरन का जो काम है वो ये है, बेसिकली उसमें दो चीज़ें हैं उसके, कि पहला तो ये कि इट कीप्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द कॉइल ऑफ द प्लेन, ये उसका काम है। दूसरा है एडी करंट्स। तो ये एडी करंट वाला पार्ट जो है ना वो आगे चल के आप पढ़ने वाले हो, तो अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पे ये जो कोर है जिसके ऊपर हमने कॉइल को ऐसे बांध दिया है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये गोल वाला, और इसके ऊपर हमने कॉइल ऐसे बांध दी है। तो सॉफ्ट आयरन का काम ये है, इट कीप्स द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। सो नॉट परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, ऐसा बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। सो ये कुछ चीज़ें थी रिगार्डिंग गैल्वेनोमीटर। अब अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कौन सा इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। सो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू NIA डॉट B डॉट साइन थीटा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ NIA क्रॉस B, ये भी चलेगा, NIA क्रॉस B। और अगर इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज नथिंग बट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे P जो है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल, तो वैसे ही NIA जो है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक
डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दैट कॉइल। ये डिस्कशन आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 238 पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दैट कॉइल। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन बाकी है, छोटा सा डिस्कशन रिगार्डिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो हम बाद में लेंगे। फिलहाल के लिए गैल्वेनोमीटर के बारे में बस इतना ही डिस्कशन है, इतना ही दिया है। सो देर इज़ ओनली वन पार्ट रिगार्डिंग गैल्वेनोमीटर आई थिंक, एंड दैट इज़ नथिंग बट कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल यानी ये कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ डिस्कशन। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।